नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज की इस कक्षा में और इस वीडियो में हम शोधार्थियों के लिए बहुत विशेष जानकारी लेकर के आए हैं और आपके लिए ये जानकारी बहुत ही उपयोगी होने वाली है। साथ ही हम आपको बताएं, जब एक शोधार्थी जब शोध कर लेता है और पीएचडी थीसिस लिख लेता है तो उसके बाद उसे क्या करना होता है, वह शोध का सारांश किस प्रकार से तैयार करे, इस विषय में मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लाया हूँ और बहुत अच्छी कक्षा रहेगी। मैं समस्त शोधार्थियों से कहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक और कक्षा के अंत तक आप बने रहें। इसमें हम क्या क्या जानेंगे इस वीडियो। एक तो शोध प्रबंध का सारांश क्या है, साथ ही शोध प्रबंध के सारांश की आवश्यकता, शोध प्रबंध सारांश का मुख्य पृष्ठ कैसा होगा, शोध प्रबंध सारांश के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं और शोध प्रबंध सारांश लिखने का तरीका क्या हो, इस विषय में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। तो हम अपनी आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि शोध प्रबंध सारांश क्या है। तो मुख्य रूप से हम जाने शोध प्रबंध सारांश जो शोध सारांश होता है, ये शोध सारांश देखिए, शोध प्रबंध का अत्यधिक संक्षिप्त संस्करण एवं दस्तावेज है, जिसमें शोध प्रबंध में प्रतिपादित विषय सामग्री का समग्र सार, निचोड़ या सत्व होता है। सत्व आप समझते हैं, जैसे कि आप नींबू का सत्व बनाते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे नींबू को के रस को निकाल करके आप उसको सुखाते हैं, उसका सत्व बना। अनार का रस है अथवा मैंगो जूस है, ये सब सत्व है। और तो सारे के सारे शोध का, जो शोधार्थी शोध करता है, उस शोध का समस्त सारांश अगर कुछ है वो है शोध सारांश, जिसके लिखने का तरीका अकादमिक होता है, सरल होता है, सहज होता है और सुबोध शैली में होता है, कि सामान्य पाठकों को हृदयंगत कराने के उद्देश्य से शोधार्थी से करता है, वह शोध सार कहलाता है। फिर से इस बात को जाने कि शोध सार शोध प्रबंध का अत्यधिक संक्षिप्त संस्करण एवं दस्तावेज है, जिसमें शोध प्रबंध में प्रतिपादित विषय सामग्री का समग्र सार, निचोड़ या सत्व होता है, जिसका लेखन शोधार्थी विधिवत तरीके से अकादमिक किंतु सरल सहज सुबोध शैली में सामान्य पाठकों को हृदयंगत कराने के उद्देश्य से करता है, वह शोध सार कहलाता है। तो ये शोध सारांश आपने समझा, और पीएचडी के दौरान और जो से अनुभव मिलते हैं, उन सारे अनुभवों को भी इसमें वह लिख सकता है। और मुख्य रूप से हम कहें कि जब वह शोधार्थी शोध सार को लिखता है तो शोध सार बड़ा ही सरल होना चाहिए। अब शोध सारांश लिखने की आवश्यकता क्यों है, हम अगर देखें तो शोध सारांश लिखने की आवश्यकता क्यों है, तो यूजीसी एवं विश्वविद्यालय के नियम की पूर्ति के लिए। यूजीसी का एक नियम है और उस नियम में और विश्वविद्यालय का जो नियम है, उसका जो बायलॉज है, उसके अकॉर्डिंग
उसके नियम की प्रतिपूर्ति के लिए शोध सारांश लिखने की आवश्यकता होती है। एक फाइल बनाई जाती है और कम से कम शोध सारांश 20 पेज का हो, 15 से 20 पेज में यह पूर्ण हो। एक तो पाठकों की सुविधा के लिए, क्योंकि आज वर्तमान में हम देखते हैं कि जो पाठक हैं, सुधीजन हैं, वो पूरी पुस्तक तो नहीं पढ़ सकते, आपके 300 पेज की या 500 पेज की पुस्तक तो नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए उसका शोध का सारांश लिखना अनिवार्य है। विषय के सरल सुबोध संपादन के लिए शोध सारांश की आवश्यकता होती है। जो विषय सामग्री उसमें है, संपूर्ण अध्यायों में जो वर्णन दिया है शोध के पीएचडी थीसिस में, तो उस थीसिस की विषय सामग्री को सरल सुबोध उसका संपादन किया जाता है। विषय के संक्षिप्त समग्र प्रस्तुतिकरण के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। विषय पूरा भी आ जाए और संक्षिप्तीकरण भी हो जाए, उसका समग्र प्रस्तुतिकरण शोध प्रबंध के सारांश में हो जाए। शोधार्थियों को चाहिए कि शोध सारांश का जो नियम है यूजीसी का, वो नियम आप एक बार देख लें और आप जिस विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं उस विश्वविद्यालय का शोध सारांश लिखने का प्रोफार्मा क्या है, आप उसको भी आप देख लें। और पाठकों की सुविधा के लिए सबसे मुख्य कि पाठकों की सुविधा के लिए, उनके ज्ञानवर्धन के लिए शोध सारांश हमें लिखना होता है। चलिए अब हम देखें कि शोध सारांश कैसा हो, इस विषय पे हम आपसे बात कर रहे हैं कि शोध सारांश कैसा हो, उसका प्रारूप कैसा हो। शोध प्रबंध का सारांश शोध कार्य के अनुरूप क्रमिक और व्यवस्थित हो। जिस प्रकार से आपने अपनी थीसिस में जो क्रम रखा है उसी क्रम से आपका शोध सार होना चाहिए। अध्याय क्रम है तो अध्याय क्रम से हो, बिंदु क्रम है तो बिंदु क्रम से आपका शोध सारांश उसमें आ जाए। सारे बिंदुओं का उल्लेख क्रमिक और व्यवस्थित तरीके से इसमें होना चाहिए। इसकी शैली कैसी हो, तो शैली सरल हो, बोधगम्य हो एवं मूल्यांकन की दृष्टि से सुगम हो। अगर आपका थीसिस किसी एक्सपर्ट के पास चेक होने के लिए जाता है, मूल्यांकन के लिए जाता है, और निश्चित है ये नियम है कि मूल्यांकनकर्ता के पास तो जाएगा ही, तो आपके लिए मूल्यांकन की दृष्टि से आप अपनी थीसिस का क्या अवमूल्यन कर रहे हैं और आप अपनी थीसिस में आपने क्या क्या फाइंडिंग की है, वो सारी फाइंडिंग का सारांश, जो फाइंडिंग आपने की है उस फाइंडिंग को आपको शोध सार में लिखना होता है, लेकिन वो भी क्रमिक व्यवस्थित अध्याय क्रम से फाइंडिंग होना चाहिए। ठीक है ना, ये मुख्य बात आप ध्यान रखने शोधार्थी सभी कि आप जिस शोध सार को लिख रहे हैं वह अध्याय क्रम से हो और शोध कार्य के जो आपने सिनॉप्सिस दी है, सिनॉप्सिस दी थी आपने, जो आपने थीसिस वर्क किया है, उस थीसिस वर्क के अनुरूप क्रमिक तरीके से अध्याय क्रम से अध्यायों के जो बिंदु क्रम है अंदर में जो अंतः बिंदु है, उन अंतः बिंदुओं के आधार पर भी आप अपनी थीसिस की प्रकृति के आधार पर आप शोध सारांश को व्यवस्थित करें, व्यवस्थित लिखें। अब इसकी शैली सरल हो, बोधगम्य हो, मूल्यांकन की दृष्टि से सुगम। जो मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन करता आपकी पूरी की पूरी थीसिस को देखेगा, ये उसकी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, उसकी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे पहले वह आपके शोध सार को पढ़ता है। जितने भी मूल्यांकन करता है वो सभी मूल्यांकन करता आपके शोध सारांश को पढ़ करके आपकी थीसिस के विषय में सारा जान जाएंगे। एक्चुअल में हम आपको कहें, शोध सार एक प्रकार से आपके थीसिस की पृष्ठभूमि है, पूरे थीसिस की प्रस्तावना है। तो आप जो
आपने जो सिनॉप्सिस बनाई है वह, और आपने जो प्रस्तावना लिखी है वह, इन दोनों के विषय वस्तु को आप मिक्स करके और आप अपनी थीसिस में जो वर्क किया है उन तीनों को आधार बना करके आप शोध का सार तैयार कर सकते हैं। मैं आपको ये बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं कि आप सर्वप्रथम आप अपनी सिनॉप्सिस को देखें, फिर आप अपनी थीसिस की प्रस्तावना को देखें, और फिर आपने थीसिस में जो शोध कार्य किया है, फाइंडिंग की है, जो आपने निचोड़ निकाला है, उस निचोड़ को आप इकट्ठा करके एक स्थान पर ला करके उस निचोड़ का भी निचोड़ निकालना शोध सार है। ठीक है। वर्तनी की शुद्धता, परिशुद्धता और टंकण की शुद्धि अशुद्धि का विशेष ध्यान रखना है। वर्तनी मात्राओं में आपको बहुत शुद्ध रखना है। टंकण की अर्थात टाइपिंग की जो अशुद्धियां हैं उन पर विशेष नजर आपको रखनी होगी, क्योंकि देखिएगा आपका जो थीसिस वर्क है वो तो आपने शुद्ध किया ही है। बाई चांस अगर चूक जाता है कहीं भी, अगर आप थीसिस में भी आपकी कुछ अशुद्धियां रह गई हैं, लेकिन आपके शोध सारांश में किसी भी प्रकार से अशुद्धियां नहीं रहना चाहिए, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। समस्त बिंदुओं का संक्षिप्तीकरण हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। ग्राफ, तालिका, चित्र, तुलनात्मक चार्ट आदि इसमें शामिल ना करें। ठीक है ना। उसको चार्ट को शामिल ना करके आप सीधे के सीधे क्या कर सकते हैं, उस चार्ट का निचोड़ आप लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त शोध सारांश कितने पृष्ठों का होना चाहिए, तो 15 से 20 पेज का शोध सारांश होना चाहिए। जो आपका शोध सार है वो 15 से 20 पेज का होना चाहिए। कितने पेज का? 15 से 20 पेज का। ठीक है। 15 से 20 पेज का आपका शोध सार होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपका शोध प्रबंध का सारांश शोध कार्य के अनुरूप हो, थीसिस के अनुरूप हो, उनके बिंदुओं को व्यवस्थित आपको करना है, शैली सरल हो, बोधगम हो और मूल्यांकन की दृष्टि से सुगम हो। ठीक है कि मूल्यांकनकर्ता के लिए कोई असुविधा ना हो। वर्तनी की शुद्धि अशुद्धि का विशेष ध्यान रखना, संक्षिप्त हो, ग्राफ, तालिका, चित्र आदि का आपको प्रयोग नहीं करना है। साथ ही आपको 20 पेज, 15 से 20 पेज के बीच में आपको रखना है। चलिए, एक बिंदु अपना कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं मुख्य पृष्ठ। क्योंकि एक मैंने मुख्य पृष्ठ बनाया है आपकी सुविधा के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। शोध प्रबंध का सारांश, मुख्य पृष्ठ। सबसे पहले आप टाइटल देंगे, जैसे कि आपने थीसिस का अथवा सिनॉप्सिस का आपने जो स्वरूप प्रारूप बनाया है, उसका मुख्य पृष्ठ बनाया है, कुछ वैसा ही इसका मुख्य पृष्ठ रहेगा। तो इसमें आपको शोध का विषय लिखना है, विश्वविद्यालय का आपको लोगो लगाना है, और संकाय का नाम, विभाग का नाम, विश्वविद्यालय का नाम। अब स्नातकोत्तर उपाधि या पीएचडी उपाधि, क्योंकि ये स्नातकोत्तर उपाधि के लिए कोई कोई विश्वविद्यालय कार्य कराता है शोध, और डीलिट क्या डी फिल है अथवा एम फिल है, और पीएचडी और डीलिट, इसमें भी सबका शोध सारांश बनाया है। तो मुख्य पृष्ठ इस प्रकार का होगा आपका। ठीक, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और मुख्य पृष्ठ में हम देखें कि इसमें शोध निर्देशक का नाम आना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ शोध निर्देशक का नाम डॉक्टर आशीष कुमार जैन लिखा, उनके पद का नाम सह आचार्य संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश। ठीक है। प्रस्तुतकर्ता का नाम, उसके विभाग का नाम और विश्वविद्यालय और उसके स्थान, दमोह, मध्य प्रदेश, भारत। अब हम देखते हैं इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं। ये आपको विशेष हर शोधार्थी के मन में प्रश्न आता है कि हम कौन कौन से बिंदु रखें कि उन बिंदुओं के आधार पर
हम शोध का सारांश तैयार करें और कौन कौन से बिंदु इसमें मुख्य होंगे। देखिए, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, जो कि आपने जो थीसिस लिखा है, थीसिस की प्रस्तावना में से कुछ मुख्य मुख्य बिंदु जो आपको उचित लगे, जो आपके पूरे विषय को समग्रता के साथ समेट सके, तो ऐसी प्रस्तावना आपको उसमें लिखना है। फिर उद्देश्य तथा महत्व है, समस्या का कथन है, ठीक है ना, ये आपको मुख्य बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। फिर पूर्व शोध कार्य का सर्वेक्षण, पूर्व साहित्य, ठीक है ना, पूर्व कार्य का सर्वेक्षण, पूर्व साहित्य, प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, प्रस्तावित परियोजना में प्रयुक्त शोध प्रविधि, परियोजना से तात्पर्य यहाँ आपके शोध प्रबंध से है, ठीक है। और परिकल्पना, हाइपोथेसिस, शोध प्रबंध की योजना एवं परिसीमाएं, ठीक है, शोध प्रबंध की योजना एवं परिसीमाएं। फिर प्रस्तावित शोध के भावी परिणाम, संदर्भ ग्रंथ सूची। आपने चूंकि देखिए, आपने सबसे पहले आपने अपना थीसिस पर कर लिया है, और मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके लिए जो शोधार्थी हैं हमारे बीच में जुड़े हैं, कि आपने अपना थीसिस वर्क कंप्लीट कर लिया। अब आप उस अंतिम पड़ाव पर हैं जब आपको शोध सारांश तैयार करना है। तो इसमें बहुत समस्याएं होती हैं, तो वो समस्याओं का निदान आपका हो, ऐसी हम भावना पाते हैं और कामना करते हैं कि आपका थीसिस वर्क का जो संपूर्णता को प्राप्त हुआ है, बहुत जल्दी आपका जमा हो, सबमिट कर सकें आप। तो प्रस्तावना, अब प्रस्तावना को हम विषय प्रवेश भी कहते हैं, भूमिका भी कहते हैं, और प्रस्तावना तो कहते ही है। अब देखिए प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, ये आप बात जान लें। तो प्रस्तावना में, क्योंकि इसमें शोध का शीर्षक हमने लिखा है आचार्य संबंध भद्रत रत्न करंड श्रावकाचार का दार्शनिक अध्ययन, ठीक है, तो ये दार्शनिक अध्ययन बता रहा है शीर्षक। वैसे प्रस्तावना कुछ दर्शन से संबंधित भी होगी, कुछ थोड़ा सा मैटर संबंध भद्र से संबंधित भी आएगा, कुछ श्रावकाचार का आएगा। तो इसमें विषय से संबंधित प्रारंभिक बिंदुओं का एवं संपूर्ण विषय का सामान्य परिचय प्रस्तावना में विवरण दिया जाता है। अब इसमें आपको अपने थीसिस की प्रस्तावना बनाना है। देखिए, आपने जो प्रस्तावना बनाई थी वो रिसर्च के लिए बनाई थी। अब आप चूंकि थीसिस वर्क पूरा कर चुके हैं, आप शोध प्रबंध लिख चुके हैं, अब आप ये मानिएगा कि एक पुस्तक तैयार हो चुकी है। अब उस पुस्तक के बारे में आपको लिखना है, समीक्षात्मक पद्धति के आधार पर आप लिख सकते हैं। तो अब आपको उस पुस्तक के बारे में लिखना है कि पुस्तक किस प्रकार से उपयोगी है। तो इस दृष्टि से शोधार्थी को अब ये सोच करके नहीं लिखना है कि पुस्तक मैंने लिखी, मैं क्या लिखूंगा। अब इस पुस्तक को आप समझिएगा कि मान लो ये पुस्तक डॉक्टर आशीष जैन ने लिखी है और आपके लिए बोला गया है कि आप इस पुस्तक के बारे में लिखें, तब आप शोध सारांश तैयार करें। और अगर आपने ये सोचा कि मैंने लिखी है उस पर लिख दूंगा, नहीं, तो वहां आप उस भाषा शैली का प्रयोग नहीं कर पाए। तो आप सबसे पहले ये चीज सोचें कि ये पुस्तक जो है ये दूसरे राइटर की है और इसके बारे में मुझे लिखना है, न्यायपूर्ण पद्धति से आपको लिखना है। तो यहाँ पर विषय से संबंधित जो शोध प्रबंध में सारा विषय वर्णित है, उस वर्णित विषय का सारांश आपको निकालना है। अब वो सारांश कैसे निकलेगा? तो प्रस्तावना में आपको सारा खेत, जैसे कि जब तक किसान को ये पता नहीं होगा कि ये मेरा खेत है, तो वह उस खेत में कितने बीज लगेंगे, कहाँ कहाँ उसको बीज बोना है, कहाँ सिंचाई का पानी पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, जब तक उस खेत को नहीं देखेगा तब तक वो खेत में अगर बीज फेंक देगा तो बीजों का क्या औचित्य, कुछ भी नहीं। ठीक इसी प्रकार से आपके लिए अब आपको आपकी पुस्तक के बारे में आपको निचोड़ लिखना है, सार तत्व लिखना है। तो प्रस्तावना, उसकी प्रस्तावना आपको तैयार
सामान्य परिचय आपको प्रस्तुत कर। ठीक है, अब आप देखिएगा उद्देश्य तथा महत्व कि वह मुख्य विषय के प्रमुख तत्वों, आवश्यकताओं एवं महत्व का स्पष्टीकरण प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से दिया जाता है। क्योंकि शोध कार्य बिना उद्देश्य के नहीं होता, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं। नवीन तथ्यों की खोज आपने की होगी तो आप उस दृष्टि से लिखेंगे। नवीन ज्ञान का विकास एवं वर्गीकरण, यथार्थ स्थिति के ज्ञान से समस्याओं का समाधान करना, किसी सिद्धांत के अनुक्रमों, पारस्परिक संबंधों तथा किसी घटना के साथ सह संबंधों की जानकारी आपको देना है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे उद्देश्य होंगे, जैसे कि कुछ सैद्धांतिक उद्देश्य जैसे वास्तविकता से संबंधित होंगे, कुछ आपको सूक्ष्म अवलोकन के द्वारा प्राप्त हुए होंगे। सत्यात्मक उद्देश्य दार्शनिक आधार पर परिणाम है जिनका। तथ्यात्मक उद्देश्य जो वर्णनात्मक आधार पर तथ्य विश्लेषण किया जाता है। व्यवहारिक उद्देश्य संस्कृति, संघर्ष, आधुनिकीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्यवहार, ये सारी चीजें आपके लिए इसमें उद्देश्य और महत्व के अंतर्गत आपको लिखना है। अब हम देखते हैं कि पूर्व शोध कार्य और सहायक, चूंकि देखिएगा मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात कि आप पूर्व शोध कार्य और सर्वेक्षण क्या करते हैं। पूर्व शोध कार्य और सर्वेक्षण में शोध प्रबंध के विषय से संबंधित शोध कार्य, यद्यपि देखिए आप शोधार्थी हैं और आपने शोध कार्य किया भी है, उसमें आपने इस विधि का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। तो शोध प्रबंध के विषय से संबंधित शोध कार्य, शोध पत्र की जानकारी जो संबंधित विषय है और शोध प्रस्ताविका में प्रस्तुत की है जो, तथा शोध कार्य के दौरान पूर्व साहित्य की जो जानकारी अर्जित हुई हो वह समस्त जानकारी सहित इसमें आपको लिखना है। देखिए जब आपने सिनॉप्सिस दी थी उस समय आपका सोच और आपका सर्वेक्षण कुछ न्यून था, लेकिन जब आपने थीसिस लिख ली तो थीसिस लिखते लिखते आपको बहुत सारा सर्वेक्षण आपको मिला होगा, बहुत सारी ग्रंथों के नाम मिले होंगे, बहुत सारे शोध पत्रों के नाम मिले होंगे, तो उन सबको आपको संक्षिप्त में लिखना है और यथासंभव जहां तक हो सके तो आधुनिक शोध कार्य को जरूर लिखें, जो वर्तमान नियर बाई जो कहना चाहिए, जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, 24 चल रहा है, तो 2024 से पहले के 5 साल तक के, भाई 2015 से लेकर के आप ले लो या 18-20 से ले लो, तो यहाँ से जो शोध कार्य आपको सर्वेक्षण मिला है आपके साहित्य से संबंधित जो सर्वे मिला है आपको, वो समस्त सर्वे और उसका पूर्व साहित्य आपको लिखना है। क्योंकि इस पद्धति से आप परिचित हैं, इस विषय में ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। अब इसमें जैसे लेखक है, प्रकाशक है, प्रकाशन वर्ष है, ये भी आप खोल देंगे, वहां पर स्पष्ट कर देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि उल्लेखनीय योगदान कि शोध प्रस्ताविका में जो हमने आपके विषय से, शोध विषय से संबंधित जो उल्लेखनीय योगदान हमें मिला था के साथ साथ प्रस्तावित शोध प्रबंध लेखन के दौरान संबंधित विषय के आधार पर विविध आयामों का एवं दृष्टियों से भी जो भी उल्लेखनीय अवदान हो वह समस्त जानकारी संक्षिप्त रूप में आपको इसमें देना अनिवार्य है। कि अगर किसी, जैसे कि आचार्य समदभद्र के बारे में हम लिख रहे हैं या किसी संस्कृति के बारे में आपका शोध हो, अथवा भाषा के बारे में आपका शोध हो, शिक्षा शास्त्र के बारे में शोध हो या योग के बारे में शोध हो, तो आपको उस दृष्टि से आपके शोध विषय के आधार पर
आपको अपना जो आपको उसमें योगदान मिला है या समंतबद्ध ने संस्कृति के लिए जो काम किया है अथवा आपने जो जो फाइंडिंग की है उस फाइंडिंग को उल्लेखनीय अवदान की अपेक्षा से आपको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं शोधक प्रविधि। देखिए, क्योंकि आप शोधार्थी हैं, आपने शोध प्रबंध तैयार कर लिया है, तो शोध प्रस्ताविका में या शोध प्रारूप में या सिनॉप्सिस में जो हमने शोध की प्रविधि दी थी वो कुछ आपने उस समय, क्योंकि आप नए नए विद्यार्थी थे, शोध के क्षेत्र में आप जा रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, तो आपने क्या किया, उस समय के हिसाब से आपने लिखा। लेकिन जब आपने शोध प्रबंध लिखा तो हो सकता है कुछ प्रविधियां आपकी नजर में और आई होंगी। भाई उस समय तो आपने विवरण के आधार पर लिख दिया, वर्णनात्मक लिख दिया, ऐतिहासिक शोध पद्धति का, सर्वेक्षणात्मक शोध पद्धति का। हो सकता है उसके अतिरिक्त आपको वैज्ञानिक शोध पद्धतियां, प्रायोगिक शोध पद्धतियां आपको उसमें एडिट की होंगी, बढ़ाई होंगी। तो आपको इसके प्रस्ताव में जो शोध का सार है उस शोध के सार में आपको ये लिखना है कि आपने कौन कौन सी शोधात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया है और कौन कौन से टूल्स आपने प्रयोग किए हैं। हो सकता है उस समय आपने कुछ कम टूल्स प्रयोग किए हो, आपका न्यायादर्श कुछ और रहा हो, आपने उस समय कम उपकरण लगाए हो, टूल्स आपने कम लिखे हो शोध के प्रस्ताव में, लेकिन थीसिस में आपने उससे अधिक टूल्स का प्रयोग कर लिए हो। तो आप उन टूल्स के बारे में भी आप लिखेंगे कि मैंने प्रस्तुत शोध प्रबंध में, मैं भाषा बता रहा हूँ आपके लिए, कि प्रस्तुत शोध प्रबंध में हमने इस न्यायादर्श का प्रयोग किया है, इस उपकरण का प्रयोग किया है, इस टूल्स का उपयोग किया है, ये हमारी विधियां रही हैं। आंकड़ों के संग्रहण में हमने इन विधियों का, न्यायादर्श का, उपकरण का, टूल्स का प्रयोग किया है और इसके द्वारा हमने बहुत अच्छी रिसर्च की है। तो ये बिंदु आपको इसमें डालना अनिवार्य है, जिससे मूल्यांकन करता जब आपकी थीसिस का मूल्यांकन करे तो आपके लिए बहुत अच्छी मानसिकता से वो मूल्यांकन करे। वो पढ़ेगा जब आपका ये शोध सारांश, तो उसके मन में बात आएगी कि इस विद्यार्थी ने, शोधार्थी ने बहुत ही अच्छा शोध कार्य किया है। ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको एक एक बिंदु को खोलना है। चलिए, अब शोध प्रबंध की योजना एवं परिसीमा, ये बिंदु चूंकि आपके सिनॉप्सिस का भी था, तो कुछ बिंदु ये उसी प्रकार से बिंदु यह भी है। तो शोध प्रस्ताविका में शोध प्रबंध की अध्यायों का प्रस्तुतिकरण जो शोधकर्ता के द्वारा किया गया है, शोध प्रबंध की समस्त अध्यायों का अध्याय क्रम से उनमें वर्णित प्रतिपादित शोधात्मक विषय का संक्षिप्त विवरण लिखना होता है, जिसमें प्रत्येक अध्याय का सार तत्व निचोड़ आ जाए। ये मुख्य है। हम आपको बताएं कि जो जितने बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे बिंदु प्रमुख हैं। क्या है? जो बिंदु मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे बिंदु प्रमुख हैं। आपको हर बिंदु पर कार्य करना है और आपकी थीसिस जमा होने का समय निकट है, तो शोधार्थी के लिए तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि अब हम कौन सा कार्य करें। ठीक है। शोध सार में जैसे कि आपने सिनॉप्सिस में, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं कि आप किस प्रकार से अध्यायों का वर्णन विवरण किस प्रकार से लिखेंगे। जिस प्रकार आपने सिनॉप्सिस में तैयार किया है, ठीक है ना, उस सिनॉप्सिस के मैटर को उठाएं आप, तथा आपने शोध कार्य में, शोध प्रबंध में जिन अध्यायों का क्रम सेट किया है, पहले उस क्रम से अध्यायों को रख ले और हर अध्याय के अंत में आपने निष्कर्ष लिखा है और उसकी जो फाइंडिंग की है, एक बार आप, मैं आपको, क्योंकि आप शोधार्थी हैं,
आपने लिखा है। कुछ शोधार्थी ऐसे भी होंगे जिन्हें अपनी समस्या पूर्ति के लिए शोध लिखा है, तो उन शोधार्थियों से मैं कहूँगा जिन्होंने केवल समस्या समाधान के लिए ही शोध लिखा है कि मुझे डिग्री ही चाहिए है मात्र, तो मैं उन शोधार्थियों को सावधान करना चाहूँगा कि आप लोग अपने शोध प्रबंध को एक बार शुरू प्रथम प्रारंभ से लेकर अंत तक पढ़ जरूर लें। जब तक आप शोध प्रबंध को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अध्यायों का शोध सार नहीं निकाल पाएंगे और इसी दौरान आपको अपने शोध प्रबंध की त्रुटियां पता चलेंगी। मैं आपको बता दूं, अगर आपके शोध प्रबंध में कोई त्रुटियां पाई जाती हैं, मात्राओं संबंधी, वर्तनी संबंधी अथवा अन्य वाक्य संरचना संबंधी अशुद्धियां पाई जाती हैं, तो जो मूल्यांकन करता होता है वह आपकी रिपोर्ट पर लिख देता है कि इसको रिवाइज किया जाए, इसका संशोधन पुनः किया जाए। तो आप सावधान हो जाएं। आप ये मत सोचें कि आपका थीसिस जमा हो गया तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ये मुख्य विषय है आपका और इस बात को आप सावधान रहें। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग अपने शोध प्रबंध को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें, नियम पूर्वक पढ़ें, तो आपके शोध प्रबंध की जो मात्राओं संबंधी अशुद्धियां हैं, क्योंकि मूल्यांकन करता आपसे कई गुना विद्वान है और उसका काम ही प्रतिदिन का यही है कि जो पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन करता है, इसलिए उसे मूल्यांकन करता कहते हैं कि जो मूल्यांकन करता है सो मूल्यांकन करता है। ठीक है ना? तो आप सावधान हो जाएं। मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ इस विषय में, इस कक्षा के मध्य में, कि कई बच्चों की जो थीसिस होती है ना, उन थीसिस में मात्राओं संबंधी अशुद्धियां निकल जाती हैं, तो मूल्यांकन करता लिख देता है नोट कि इसकी थीसिस में बहुत मात्राओं संबंधी अशुद्धियां ऐसे शुद्ध किया जाए। रिवाइज हो जाती है थीसिस, 5 महीने 6 महीने फिर बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी थीसिस को जमा तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पूर्व आप शुद्धि अशुद्धियों का ध्यान रख लें। मात्राओं संबंधी, ग्राफ संबंधी, आंकड़ों संबंधी, ये सारी चीजें आप करके रख लें। अब देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि शोध सारांश, आप प्रत्येक अध्याय को पढ़ें, प्रत्येक अध्याय का निचोड़ निकालें, क्योंकि देखो निचोड़ आपने ही निकाला है, कोई दूसरा नहीं प्रकट करेगा, क्योंकि ये शोध प्रबंध आपने ही लिखा है, लेखक आप हैं, आपने शोध किया है उस पर, तो आपसे अच्छा कौन जानेगा? रिसर्च गाइड जानेगा और आप जानेंगे। तो आप अपने रिसर्च गाइड के साथ बैठ करके शोध सारांश को तैयार करें और रिसर्च गाइड की सहायता अवश्य लें, क्योंकि आपके लिखने के तरीका और रिसर्च गाइड के सोचने का तरीका दोनों में बहुत अंतर होगा। ठीक है ना? जैसे हमने अध्याय लिखा तो पहले अध्याय का टाइटल डाला और फिर लिखा कि इस अध्याय में प्रस्तावित शोध प्रबंध के प्रथम अध्याय में शोधकर्ता के द्वारा आचार्य समंत भट्ट के जीवन परिचय और जीवन वृत्त के बारे में बताया गया है, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है: उनका जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, काल और उनकी जो अन्य विशेषताएं हैं जो आपने शोध प्रबंध में ली है, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के विभिन्न पक्षों का संक्षिप्त वर्णन आपको इसमें देना है। तो ये आपके प्रथम अध्याय का सारांश हो गया। और आपने क्या फाइंडिंग पाई कि आचार्य समंत भट्ट का स्थान, साहित्यिक स्थान, सांस्कृतिक स्थान क्या है, ये अध्याय की प्रकृति के आधार पर तय करेगा। मैं आपको केवल एक प्रारूप बता रहा हूं कि इस प्रारूप में आपको लिखना है। ठीक है? द्वितीय अध्याय की हम बात करें, द्वितीय अध्याय जो है वो उनके साहित्य पर है, ग्रंथकार के कृतित्व का विवेचन करता है। तो प्रस्तावित शोध प्रबंध के प्रस्तावित अध्याय में, इस अध्याय में कृतिकार की कृतियों का परिचय दिया गया है। चूंकि आचार्य समंत भट्ट संस्कृत के महान आचार्य थे और न्याय के, काव्य के जो उनकी विविधता है, जो उनका वैशिष्ट्य है,
जो आपने प्राप्त किया है उसको आपके इसमें और बिंदु के साथ में जोड़ देना है। इसमें हमने बृहस्पति स्तोत्र, स्तुति विद्या, देवागम, युक्ति अनुशासन, तत्वानुशासन, गंधहस्ती, महाभाष्य का समुचित विवरण प्रस्तुत किया है। अब इनके एक एक दो दो लाइनों में आपको क्या कर देना है, कृतियों का परिचय आपको शॉर्ट में डाल देना, और शॉर्ट टू शॉर्ट इसमें इतने अध्याय हैं और किस विषय से संबंधित है, इसमें किस चीज का वर्णन है। जैसे कि बृहस्पति स्तोत्र में स्तुति की गई तीर्थंकरों की, और एक आध श्लोक भी आप उद्धृत कर सकते हैं इसमें सारांश में, जो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो इस श्लोक का भी आप सहारा ले सकते हैं। अब विस्तृत विवेचन हो गया, फिर हम अगर देखते हैं उनका निष्कर्ष, संक्षिप्त विवरण हमें दूसरे अध्याय में आपको देना है। ठीक है, अब तीसरे अध्याय की बात करें, भारतीय दर्शन का उद्भव एवं विकास। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, तृतीय अध्याय में आप भारतीय दर्शन के उद्भव एवं विकास को आप बता सकते हैं, क्या उद्भव है, क्या विकास है, कौन कौन से तथ्य, कौन कौन से पक्ष आपने उठाए हैं, तो पूरे निष्कर्ष के साथ जिसमें भारतीय दर्शन का आद्यंत परिचय आपका आ जाए। कितने पेजों में आपने वर्णन किया है, कौन क्या विशेषताएं आपने पाई, ये सब आपको उसमें देना है। फिर दार्शनिक अध्ययन में कुछ बिंदु आपने तय किए होंगे, और उन बिंदुओं के बारे में आपको, जैसे कि ये दार्शनिक बिंदु है कि हमने दार्शनिक बिंदुओं में ये धर्म है, रत्नत्रय है, सप्त तत्व व्यवस्था है, कर्म व्यवस्था है, न्याय है, नय है, प्रमाण, संलिखना, आचार, शादवाद, ध्यान, भावनाएं, पुण्य, पाप, व्रत, गुणस्थान, आत्मा, मोक्ष आदि का जो वर्णन किया है, ये पूरा का पूरा सारांश। तो एक आध धर्म का उदाहरण दे दिया, कहीं पुण्य पाप का उदाहरण दे दिया, और भावनाओं का उदाहरण दे दिया, जो आपको लगे कि विषय हम दे सकते हैं और इसमें हमने क्या अंतर पाया, तो आप ये भी आपको निष्कर्ष सहित देना है सारांश कि आचार्य संबंधबद्ध की जो दार्शनिकता है वह अन्य दार्शनिकों से भिन्न है। ये उनका वैशिष्ट दार्शनिक वैशिष्ट आपको उसमें बताना है। और आचार्य संबंधबद्ध स्वामी ने इतने इतने दार्शनिक ग्रंथों का वर्णन किया है, इसमें इतने प्रश्न है, ये भी आप इसमें वर्णन आप डाल सकते हैं, शोध सारांश में निहित आप कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर उपसंहार आता है, इसका भी आपको उपसंहार लिखना पड़ेगा। अब उपसंहार में क्या करोगे आप, तो आप उपसंहार में सारे शोध प्रबंध का जो आपने उपसंहार लिखा है, अंतिम अध्याय, उस अध्याय के कुछ बिंदु निचोड़ वाले जो मुख्य मुख्य बिंदु आपको लगे, उस अध्याय से आप यहाँ पर उपसंहार में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने, हो सकता है आपके 5 7 जो भी अध्याय हो, मैंने ये अध्याय क्रम से आपको तरीका बताया है, एक रोड मैप मैंने आपको दिया है इसका शोध सारांश लिखने का। अब दूसरी बात, इसमें संदर्भ ग्रंथ सूची देना अनिवार्य होता है, तो आप संदर्भ ग्रंथ सूची इसमें अवश्य दें। हाँ, विशिष्ट शब्दावली का को भी आप लिख सकते हैं संक्षेप में, चित्रावली का जो भी उपयोग जो कि किया नहीं जाता है तो आपको नहीं देना है उतना, लेकिन संदर्भ ग्रंथ सूची आपको देना अनिवार्य है। इस प्रकार से आज हमने मुख्य रूप से शोध प्रबंध का सारांश क्या है, शोध प्रबंध सारांश कैसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि ये उस प्रकार का निचोड़ है जिस निचोड़ को शोधार्थी स्वयं लिखता है और स्वयं ही उसे निचोड़ निकालना है। तो एक संक्षिप्तीकरण है। आप लोगों को सबसे विशेष बात बताने जा रहा हूं कि आपकी चूंकि थीसिस जमा होने वाली है, लेकिन बिना शोध सारांश के जमा नहीं होती, तो आप लोगों को मैं एक विशेष निर्देश देना चाहता हूँ कि आप अपनी थीसिस को 2 3 बार पढ़ लें, कुछ और अशुद्धियां हो वो देख लें, साथ में फुट नोट आदि की अशुद्धियां बहुत देख लें, क्योंकि कई बार क्या होता है, शोधार्थी फुट नोट की अशुद्धियां बहुत अधिक कर देता है और मूल्यांकन करता लिख देता है कि कि फुट नोट ठीक नहीं है, व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित कराएं।
मात्राओं संबंधी अशुद्धियां बहुत हैं, विषय स्पष्ट नहीं है, ऐसे कमेंट्स आते हैं मूल्यांकनकर्ताओं के। तो आप सावधान रहें। मैं डरा बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ आप लोग कि मैं आप लोगों में भय पैदा करना चाहता हूँ, तो नहीं। मैं केवल आपको सावधान करना चाहता हूँ कि आप लोग शोधार्थी हैं, सफल शोधार्थी बने और आपकी पीएचडी की डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो, ऐसी मैं मनोभावनाएं करता हूँ, मनोकामना करता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। शोध सारांश संक्षिप्त हो, सार गर्भित हो और टंकण की अशुद्धियों से रहित हो, ठीक है ना। सामान्य शैली में हो, शब्द उसका पूरा निकला हुआ हो और क्रमिक हो, व्यवस्थित हो, मूल्यांकनकर्ता के लिए सुविधाजनक हो और संक्षिप्त हो, ये आपको देखना है मुख्य रूप से। तो आज हमने आज की इस कक्षा में जाना कि शोध प्रबंध का सारांश क्या होता है और शोध प्रबंध के सारांश को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले आपको काम करना है शोध प्रबंध सारांश लिखने के लिए। एक तो आप सबसे पहले अपनी सिनॉप्सिस उठा लें, शोध प्रस्ताव आप उठा लें, फिर आपको थीसिस की प्रस्तावना को देखना है, फिर आपको तीसरे नंबर पर पूरी थीसिस को देखना, अध्यायों को देखना है, चौथे नंबर पर आपको उपसंहार वाला अध्याय आपको देखना है। क्योंकि शोध सारांश में फुटनोट नहीं डाले जाते, ये भी मैं आपको स्पष्ट निर्देश कर दूं कि इसमें फुटनोट नहीं डाले जाते शोध सारांश में, क्योंकि आप अपने शोध प्रबंध का सारांश लिख रहे हैं, इसमें फुटनोट की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, इसमें केवल और केवल आप शोध प्रबंध में जो आपने प्रयुक्त ग्रंथ प्रयोग किए हैं उनका सूचीबद्ध तरीके से सूचीकरण करें और सांकेतिक सूची भी आप इसमें लगा दें। और शोध सारांश के पहले आप विषयानुक्रमणिका अवश्य बनाएं, इंडेक्स। इसका इंडेक्स होना बहुत अनिवार्य है, शोध सारांश का भी इंडेक्स, उसकी पेजिंग भी आपकी हो और नंबरिंग आपकी हो, पूरी पेपर पे पेज का नंबर हो, मुख्य पृष्ठ आप बड़ी सावधानी से बनाएं। तो ये सारे निर्देश हैं जो शोध सारांश बनाने के पूर्व आपको ध्यान में रखना है। बड़ी ही सावधानी के साथ आप शोध प्रबंध का सारांश तैयार करें और शोध प्रबंध के सारांश के लिए आप अभी से जुड़ जाएं, क्योंकि आपकी थीसिस जमा होने का समय बहुत ही निकट है। और मैं आपके लिए पुनः शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका शोध प्रबंध बहुत अच्छे से जमा हो जाए और आपके लिए बहुत जल्दी उसका मूल्यांकन हो और आपकी ही पक्ष में मूल्यांकनकर्ता आपको लिख दे कि आपका ये डिग्री, ये शोध प्रबंध अप्रूव्ड है और ये उपाधि के लिए मान्य है। ऐसा कुछ वो लिखे आपके बारे में, आपके शोध प्रबंध के बारे में प्रशंसा लिखे, तो मैं आपको पुनः बधाइयाँ देता हूँ। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। अगली कक्षा में हम शोध से जुड़ी हुई और भी जानकारियां लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।